जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, डीआरडीओ ने आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल का ट्रायल किया है। ये दुश्मन के फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स को मार गिरा सकता है। हालांकि ऑफिशियली रेंज इसकी 30 किलोमीटर बताई गई है, लेकिन 70 से 80 किलोमीटर की रेंज हो सकती है। एक साथ 10 टारगेट्स को ये गिरा सकती है और हर 10 सेकंड में एक मिसाइल फायर कर सकती है। इसमें नया डुअल पल्स रॉकेट मोटर है जो कि फ्यूल बचाता है और आखिरी वक्त में इसे ज्यादा स्पीड देता है। कहा जा रहा है कि अब इंडियन एयरफोर्स और आर्मी के लिए इसके यूजर ट्रायल चल रहे हैं। डीआरडीओ अब 100 किलोमीटर या फिर उससे ज्यादा वाले आकाश के नए वेरिएंट पर काम कर रहा है। यह स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, हाइपरसोनिक और लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों से निपट सकेगा। ये सिस्टम भारत की लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करेगा। वहीं दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने भारत सरकार से फ्रांस से G2G यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत 90 फाइटर जेट जो कि F4 वाले वेरिएंट है उन्हें खरीदने की सिफारिश की है। अब इंडियन एयरफोर्स के पास 36 राफेल फाइटर जेट है। अगर 90 और मिल जाते हैं तो कुल 126 राफेल फाइटर जेट होंगे, यानी कि भारत के पास 7 स्क्वाड्रन्स होंगी। मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल ने पाकिस्तान के टेरर ठिकानों पर हमले किए थे और इससे अपनी ताकत साबित की थी। भारतीय वायुसेना के पास अभी 31 स्क्वाड्रन्स है जरूरत, जबकि 42.5 स्क्वाड्रन्स की है। MiG-21 रिटायर होने वाले हैं, जिससे कि स्क्वाड्रन्स की संख्या और कम हो जाएगी। पाकिस्तान को चाइना से 40 J-35 मिलने वाले हैं और इवन J-10C उसके पास पहले से मौजूद है। यहाँ पर दोस्तों भारत में ही राफेल फाइटर जेट्स का निर्माण किया जाएगा, क्योंकि टाटा एडवांस सिस्टम पहले से राफेल का पूरा फ्यूजलाज यानी कि बॉडी तैयार कर रही है। नागपुर में डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड फैक्ट्री में विमान को असेंबल करेंगे। इवन दोस्तों फ्रांस के साफरान भारत में राफेल के M88 इंजन की सर्विस और असेंबली करने की योजना बना रही है। इससे भारत में मेंटेनेंस, रिपेयर और पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा इकोसिस्टम बनेगा। F4 की बात करें तो F4 दोस्तों मौजूदा राफेल से अधिक आधुनिक है, यानी कि मॉडर्न है। इसमें बेहतर आईएसआरआर, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और इसमें नई पीढ़ी के हथियार लग सकते हैं और भारत खुद इसमें अपने हथियार भी लगाएगा, जैसे कि अस्त्र मार्क 2 और रुद्रम 2 और 3 एंटी रेडिएशन मिसाइलें। हालांकि यहाँ पर दोस्तों चैलेंजेस भी हैं। 90 राफेल F4 की कीमत करीबन $27 अरब तक हो सकती है। भारत को लोकल प्रोडक्शन बढ़ाना होगा और फ्रांस से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सही तरीके से लेनी होगी। नए भारतीय हथियारों को राफेल सिस्टम में जोड़ने के लिए समय और टेस्टिंग भी लगेगा। हालांकि यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि अभी ऑफिशियली किसी बात की पुष्टि नहीं हुई है। ये खबरें सुबह से चल रही हैं, जिसमें कि 90 राफेल F4 वेरिएंट को लिए जाने को लेकर बातचीत हो रही है। इवन दोस्तों यहाँ पर सोर्स कोड को लेकर भी भारत को अपने विचार रखने होंगे फ्रांस के आगे कि भैया हमें सोर्स कोड भी मिलना चाहिए, ताकि हम खुद से अपने हथियार इसमें इंटीग्रेट कर सकें, क्योंकि फ्रांस सोर्स कोड के लिए आनाकानी कर रहा है, जो कि भारत के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आप पैसा भी इतना सारा दे रहे हो और प्लस आपको बदले में सोर्स कोड नहीं मिल रहा। तो ये चीज सोचने वाली बात होगी। फिलहाल इस बारे में आपको क्या लगता है, वैसे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों भारत का M का फाइटर जेट अब और भी ज्यादा एडवांस हो गया है। हाल ही में इसका कुछ ग्राफिक्स दिखाया गया इंडिया टीवी पर, जहां पर इसका EOTS यानी कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम और IRST यानी कि इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम दिखाई दे रहा है। EOTS जमीन पर लक्ष्य खोजने और सटीक वार करने में मदद करता है, जबकि IRST दुश्मन के हवाई जहाज, ड्रोन और मिसाइल को दूर से पकड़ सकता है। इसके अलावा इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम भी लगेगा जो 360 डिग्री निगरानी देगा और ये सब मिलकर AMCA को एक साथ एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिशनों में सुपर ताकतवर बनाएंगे। AMCA का पहला प्रोटोटाइप 2027 से 28 के बीच उड़ान भर सकता है। मतलब साफ है कि AMCA में अब ऐसे सेंसर लगे होंगे जो आसमान और जमीन दोनों जगह पर दुश्मनों को ढूंढ सकते हैं, उन्हें मार गिरा सकते हैं, वो भी स्टेल्थ और स्मार्ट तरीके से। वहीं दोस्तों कावेरी डेरिवेटिव इंजन को लेकर एक और बड़ी अपडेट सामने आई है। भारत का ये जो कावेरी डेरिवेटिव इंजन वो 49 किलो थ्रस्ट जनरेट करता है। अब इसे सीधे घातक UCAV पर लगाकर, पहले कहा जा रहा था कि पुराने LSP तेजस विमान पर इसे टेस्ट करने की योजना थी, पर अब वो स्किप कर दिया गया है। इंजन के आखिरी ट्रायल रशिया में अगले महीने पूरे हो जाएंगे। मंजूरी मिलने के बाद 4 से 5 घातक UCAV प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे, जिनमें से एक पर इस इंजन को लगाकर टेस्ट किया जाएगा। बाद में इसमें आफ्टर बर्नर लगाकर तेजस पर भी ट्रायल किया जाएगा। अगर इंजन 80 किलो न्यूटन थ्रस्ट तक पहुंच जाता है तो ये GF404 इंजन की जगह ले सकता है। इससे भारत को विदेशी इंजनों पर निर्भरता कम होगी और मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा। कावेरी डेरिवेटिव इंजन दोस्तों मतलब साफ है कि पहले घातक ड्रोन पर टेस्ट किया जाएगा और सफल होता है तो तेजस का विदेशी इंजन भी बदल सकता है। वहीं चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने NSA अजय डोभाल के साथ मुलाकात की है। बातचीत में सीमा संबंधी मुद्दे, व्यापार, फ्लाइट सर्विसेज, तीर्थ यात्रा और आपसी सहयोग पर चर्चा हुई। वहीं अजय शंकर से भी वांग यी मिले, जहां पर कहा गया है कि भारत चीन के रिश्ते आगे बढ़ने के लिए सीमा पर शांति और डी-एक्सिलेशन जरूरी है। चाइना की ओर से कहा गया है कि दोनों देश आपसी भरोसा, सहयोग और मतभेदों का सही से प्रबंधन करें, यानी कि मैनेजमेंट करें। दोनों पक्षों ने SCO शिखर सम्मेलन और वैश्विक स्थिरता, आतंकवाद विरोध और बहुपक्षीय व्यवस्था पर भी विचार विमर्श किया है। यानी कि दोस्तों भारत और चाइना ने बॉर्डर संबंधी विवाद पर बातचीत की है, आपसी रिश्ते सुधारने की कोशिशें की है और इवन दोनों देश शांति, व्यापार और सहयोग पर जोर देना चाहते हैं। लेट्स सी चाइना क्या मूव लेता है, क्योंकि चाइना का भरोसा नहीं किया जा सकता। वहीं दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी एयरफोर्स पर और बड़ा वार किया जा सकता था।
इंडियन एयरफोर्स ने सरगोदा एयरबेस पर रनवे और हैंगर को नुकसान पहुंचाया, लेकिन भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कहा कि अगली बार सिर्फ रनवे नहीं बल्कि हैंगर और पार्क किए गए फाइटर जेट्स को भी निशाना बनाना होगा। ऐसा करने से शुरुआत में ही पाकिस्तानी एयरफोर्स के 30 से 40% जो फाइटर जेट्स हैं वो खत्म हो सकते हैं। पाकिस्तान के पास करीबन 80 F-16 और 170 JF-17 फाइटर जेट्स हैं। इन्हें जमीन पर ही खत्म करना सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा। इवन उन्होंने कहा कि फ्यूचर में इंडियन एयरफोर्स AI टारगेटिंग, ड्रोन स्वार्म और प्रिसीजन वेपन का इस्तेमाल करके दुश्मन की ताकत को जड़ से खत्म करने की योजना बना रही है। ऑपरेशन सिंदूर ने दोस्तों ये करके दिखाया कि इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित बेस को भी हिला सकती है। वायुसेना प्रमुख ने साफ संदेश दिया है कि अगली बार आधा काम नहीं पूरा काम होगा। इसके अलावा दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के राफेल फाइटर जेट पर पाकिस्तानी मिसाइल का जो हमला किया गया था उसके ऊपर खुद डासो की तरफ से एक बड़ा बयान आया। फ्रांस की मीडिया ने कहा कि हाल ही में हुए संघर्ष के दौरान भारतीय वायुसेना के राफेल फाइटर जेट पाकिस्तानी मिसाइल से टकरा गया, लेकिन इसके बावजूद भी वो सुरक्षित एयरबेस पर वापस लौट आया। इससे पायलट की जान बच गई और राफेल की मजबूती और भरोसेमंद तकनीक साबित हुई। भारत के पास 36 राफेल फाइटर जेट्स हैं। ये विमान अंबाला और हासीमारा बेस पर तैनात किए गए। इस घटना के बाद इंडियन एयरफोर्स ने फैसला किया कि वो 90 और राफेल फाइटर जेट्स लेगी ताकि एक ही प्लेटफॉर्म पर मजबूत और भरोसेमंद बेड़ा तैयार किया जा सके। मतलब ये कि दोस्तों राफेल पाकिस्तानी मिसाइल लगने के बाद भी बच गया। इसी वजह से इंडियन एयरफोर्स का भरोसा राफेल पर और ज्यादा मजबूत हो गया है। वहीं दोस्तों इंडियन एयरफोर्स दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स को मात देने के लिए अब एक्सपेंडेबल एक्टिव डिकॉय यानी कि EAD स्वार्म पर काम कर रही है। EAD स्वार्म दोस्तों ये छोटे छोटे हाई स्पीड ड्रोन का झुंड होता है जो दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स को चकमा दे सकता है। डिकॉय बनकर ये दुश्मन के रडार को भ्रमित कर देगा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिग्नल भेजकर रडार को जाम कर सकता है, चैफ कॉरिडोर बनाएगा ताकि भारतीय फाइटर जेट्स रडार से छिप सके। इनकी स्पीड दोस्तों मैक 0.9 के आसपास होगी, रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा होगी, जीपीएस इंडिपेंडेंट नेविगेशन कर सकेंगे ताकि जीपीएस जाम होने पर भी ये काम कर पाएंगे। AI बेस्ड स्वार्म कोऑर्डिनेशन होगा यानी कि सारे ड्रोन मिलकर एक साथ हमला करेंगे। मॉडुलर पेलोड्स इनमें होंगे, जरूरत के हिसाब से नए सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स इसमें लगाए जा सकते हैं और इन्हें आसानी से लॉन्च किया जा सकता है, यानी कि रनवे की जरूरत नहीं पड़ेगी और इन्हें कहीं से भी छोड़ा जा सकता है। ये सिस्टम भारत के फाइटर जेट्स को दुश्मन के एयर डिफेंस से सुरक्षित रास्ता बनाने में मदद करेंगे। इसके अलावा भारतीय सेना के जोरावर लाइट टैंक के लिए अब एक नया आर्मर्ड इंजीनियर रिकॉग्निसेंस व्हीकल यानी कि AERV बनाया जाएगा। ये एक खास गाड़ी होती है जो आर्मी इंजीनियर्स को दुश्मन के इलाके में जमीन और पानी का सर्वे करने में मदद करती है। इससे पुल, रास्ते और ऑपरेशन प्लान करना आसान हो जाता है। पुराना जो AERV था वो BMP-2 पर बेस्ड था, लेकिन ये आधुनिक खतरों से निपटने के लिए कमजोर है, जैसे कि ड्रोन और लॉइटरिंग मिशंस। नया प्लान जो है उसमें जोरावर टैंक पर ये जो AERV लगेगा वो बिल्कुल नया होगा। इसमें कई खूबियां होंगी जैसे कि अंडर वाटर सर्वे करना यानी कि नदियां या फिर कैनाल का पूरा नक्शा बनाना, लैंड सर्वे करना यानी कि रेगिस्तान और प्लेन्स में रास्ते ढूंढना, रूट मार्किंग करना, डेटा स्टोरेज और AC सिस्टम इसमें होगा यानी कि हर मौसम में काम कर सकता है। एम्बिफियस डिजाइन होगा, मतलब पानी प्लस जमीन दोनों जगह काम कर पाएगा। यानी कि दोस्तों अब पुराने BMP-2 छोड़कर नया जोरावर टैंक बेस्ड AERV आएगा ताकि पहाड़ों और नदी नालों में जल्दी और सुरक्षित इंजीनियरिंग ऑपरेशन किए जा सकें। वहीं दोस्तों भविष्य की जंग अब सिर्फ टैंक और मिसाइलों पर नहीं बल्कि रोबोट्स और ड्रोन से लड़ी जाएगी और इन्हें चलाएगा 5G नेटवर्क। चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी और चाइना मोबाइल ने मिलकर लॉन्च किया है दुनिया का पहला मोबाइल 5G बेस स्टेशन, जिसे कि खास तौर पर मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए तैयार किया गया है। 2024 में PLA और चाइना मोबाइल ने पेश किया एक मोबाइल 5G स्टेशन जो 3 किलोमीटर के दायरे में 10,000 यूजर्स को कनेक्ट कर सकता है। इसकी स्पीड है 10 Gbps और लेटेंसी सिर्फ 15 मिलीसेकंड की, मतलब लगभग रियल टाइम कंट्रोल। ये काफी खास है क्योंकि कमर्शियल 5G से कहीं ज्यादा तेज और ज्यादा सिक्योर होगा और हार्श कंडीशन जैसे पहाड़, रेगिस्तान या जंग में भी नेटवर्क स्टेबल रहता है। मिलिट्री यूज की बात की जाए तो PLA के ड्रोन्स और रोबोटिक ग्राउंड व्हीकल्स और स्वार्म सिस्टम इसी 5G नेटवर्क पर रियल टाइम डेटा शेयर कर पाएंगे। इससे ड्रोन और रोबोट्स बिना देरी एक साथ टीम की तरह काम करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर चुनौतियां भी है। युद्ध में दुश्मन जैमिंग करेगा और सिग्नल भी तोड़ सकता है इनके। लेकिन PLA ने टेस्ट किया है कि मोबाइल व्हीकल प्लस एयरबॉर्न ड्रोन बेस्ड स्टेशन कॉम्बिनेशन जो है, यानी कि जब जमीन स्टेशन जाम हो जाए तो ऊपर उड़ता हुआ ड्रोन नेटवर्क उसे चालू रखेगा। ये टेस्ट 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड और इंटरफेरेंस के दौरान सफल रहा है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों चाइना किस तरीके से आने वाली जंग रोबोट्स, ड्रोन्स और AI सिस्टम के तहत लड़ेगा और 5G की ताकत का यहाँ पर इस्तेमाल करेगा। ये एक नेटवर्क सेंट्रिक वॉर मशीनें होंगी जो जंग का नक्शा बदल सकती हैं। ऐसे में अगर चाइना अपने युद्ध को 5G पर शिफ्ट कर रहा है तो भारत को क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जो बताएगा। चाइना के विदेश मंत्री ने S जयशंकर जी के साथ मुलाकात की है और ऐसे में चाइना ने भरोसा दिया है कि वो भारत को जरूरी सामान की सप्लाई फिर से शुरू करेगा, जिसमें कि खाद, रेयर अर्थ मिनरल्स, टनल बोरिंग मशीनें आदि। आपको बता दें कि लगभग 1 साल से चाइना ने ये सप्लाई रोकी हुई थी। इस मुलाकात में यह भी माना गया है कि अमेरिका की नीतियां भारत और चाइना दोनों पर असर डाल रही हैं, इसलिए दोनों देशों को आपसी बातचीत और सहयोग को आगे बढ़ाना होगा। वहीं दोस्तों इसरो के चेयरमैन वी नारायण जी ने कहा कि
इसरो अब 40 मंजिला ऊंचा रॉकेट बना रहा है। ये रॉकेट 75,000 किलो का सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में भेज सकता है। इस साल इसरो नाविक सैटेलाइट N1 रॉकेट और 6500 किलो का अमेरिकी कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करेगा। साथ ही इसके अलावा दोस्तों GSAT-7R मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च होगा, जो कि भारतीय नौसेना के मौजूदा GSAT-7 की जगह लेगा। अभी भारत के पास कम से कम 55 सैटेलाइट्स हैं और अगले 3 से 4 सालों में यह संख्या 3 गुना हो जाएगी। फिलहाल अभी तक टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।